दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त के शंकर सौम्य और आज घूमते फिरते मैं आ गया हूं राजबाग मेट्रो स्टेशन के पास। और यहां क्यों आना पड़ा? क्योंकि यहां पे है एक जगह जिसको बोलते हैं शिव चौक, और शिव चौक के पास है ट्रू मीडिया ऑफिस। ट्रू मीडिया ऑफिस को बहुत सारे साथी, बहुत सारे कवि मित्र भली भांति जानते हैं। ट्रू मीडिया ऑफिस जहाँ पे हमारे मित्र ओम प्रकाश प्रजापति जी का कार्यालय है, और वो अपनी मैगज़ीन के माध्यम से, ट्रू मीडिया पत्रिका के माध्यम से, और उनका जो चैनल है ट्रू मीडिया, उसके माध्यम से बहुत सारा साहित्य जगत में ढेर सारा कार्य करते रहते हैं। उन्होंने लगभग 100 से अधिक साहित्यकार साथियों के ऊपर विशेषांक प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा हज़ारों इंटरव्यू उन्होंने लिए हैं। तो मैंने सोचा एक ऐसे व्यक्ति जो हज़ारों लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, हम भी उनका इंटरव्यू लें। तो आज मैं बिना बताए चुपचाप आ गया हूँ, रंगे हाथों भाई साहब को पकड़ता हूँ और आज उनका इंटरव्यू लेते हैं। आइए बात करते हैं ओम प्रकाश जी से। तो अभी हम चल रहे हैं ओम प्रकाश जी से मिलने के लिए। हम आ गए हैं ट्रू मीडिया ऑफिस में, और आइए मेरे साथ। आज हम मुलाकात करते हैं ओम प्रकाश प्रजापति जी से। नमस्कार सर, नमस्कार। अरे सौम्य जी, अरे क्या बात है, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अचानक इसलिए कि आपको रंगे हाथ पकड़ सके। और मैं अकेला नहीं आया हूँ, बहुत सारे साथी आए हैं जी, और मैं सोच रहा हूँ ये वाद्य यंत्र नहीं, सॉरी, ये यंत्र आपको लगा दिया जाए। वाह 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 वाह, जिससे कि आवाज आपकी पहुंच पाए। तो मैं आपको अचानक कैप्चर करना चाहता था। पहले बैठिए, कुछ चाय पानी, आप लोगों के सवालों के जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल हैं ये, बैठना बाद में, पहले पूछताछ करेंगे हम। क्या बात तो दोस्तों, अभी हम हैं डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी के दफ्तर में। ओम प्रकाश जी, जिनके बारे में मैंने बताया, एक पत्रिका है जो कि बहुत वर्षों से बहुत सारे विशेषांक लगातार प्रकाशित हो रहे हैं, और यूट्यूब चैनल है ट्रू मीडिया, जिसमें आप बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी कविताएं और साहित्यिक बहुत सारी चीज़ें लगातार पोस्ट करते रहते हैं, लगातार क्रिएट करते रहते हैं। तो आज हम आए हैं यहाँ पर दफ्तर में, और ओम प्रकाश जी से पहले पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हो भाई साहब? क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि दिल्ली में एक दो लोग हैं जिनसे मैं बड़े प्रेरणा लेता हूँ जी। तो आप, मुझे लगते हैं कि एक आप, मतलब ये पूरी क्रिकेट टीम एक व्यक्ति के अंदर है। क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, एक अकेला आदमी सब कुछ है ओवरऑल, मतलब वो एक ऑलराउंडर है जी। तो ये सारी चीजें किस तरह से मैनेज करते हैं, थोड़ा सा हमें दिखाइए ऑफिस में। जी। कुछ आपको ट्रू मीडिया के बारे में बताता हूँ। ये सबसे पहले एक चित्र है, ये एक छोटे से बच्चे ने, एक नवयुवक ने बनाकर दिया पेंसिल से। अरे वाह, क्या बात। ये मुझे, और ये ऊपर यूट्यूब का एक सिल्वर, एक वो है, बहुत बढ़िया, यूट्यूब क्रिएटर के लिए मुझे बनाकर दिया गया है। जी। और ये विशेष बात ये है कि अभी लास्ट टाइम आप जब आए थे जी, तो ये जो गीत ऋषि हैं डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी, उन्होंने ट्रू मीडिया के लिए, ट्रू मीडिया टीम उनके घर गई थी अलीगढ़, उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उनके ऊपर एक साक्षात्कार किया गया था, जैसा आज आपने मेरे लिए औचक साक्षात्कार टाइप। ये सामने ही कुछ ट्रू मीडिया में ये मेरे ही चित्र आकृति हैं, जिन्हें लोगों ने पेंसिल से, पेंट से और कलर से स्केच बनाए हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। ये ट्रू मीडिया के कुछ विशेषांक हैं। अगर पहले बताए होते तो आपको उसमें और भी जोड़ दिए जाते, लेकिन जो सामने हैं, आपके मुख्य प्रमुख हैं, वो आपके सामने हैं जी। ये सारा प्रांगण जो आप देख रहे हैं भाई साहब, सभी साथी जरा इधर भी घुमा दें। ये हमारा यहाँ पत्रिका का लोकार्पण किया जाता है, पुस्तकों का लोकार्पण किया जाता है, साहित्यिक गतिविधियाँ की जाती हैं। ये माँ सरस्वती हैं, इनके हम आशीर्वाद से सारे काम की शुरुआत करते हैं। यहाँ डाइस रखा जाता है, डाइस के बाद हम लोग यहाँ गतिविधियाँ करते हैं। आइए अंदर भी चलते हैं। आइए सर, बताना चाहते हैं, पहले आपको ही चलना होगा क्योंकि औचक निरीक्षण आपका है। जी। क्या नाम है, प्रजापति रत्न सम्मान है, लोक संस्कृति सम्मान है जी। ये बहुत अच्छा, दिल्ली के हंसराज कॉलेज से मिला हुआ है। ये काव्यदीप हापुड़ की है। ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भारत सरकार की एक एजेंसी है, उसके द्वारा अनुशंसा पत्र मिला हुआ है। ये कनाडा की एक एजेंसी ने दिया हुआ है। ऐसे तमाम देश विदेश के क्षेत्रों से सम्मान मिलते रहते हैं। हाल ही में अभी सम्मान मिला था, पर्यावरण श्री से जुड़ा हुआ था, और ये बॉम्बे की एक संस्था थी, एजेंसी थी, उन्होंने दिया। ये कुछ सम्मान है, कहता ये तमाम संस्थाओं के हैं। ये जो हमारी पत्रिका है, ये अब तक 105 लोगों के व्यक्तित्व कृतित्व पर, पर्सनैलिटी बेस पर विशेषांक प्रकाशित कर चुकी है।
इस एवज में नियमित लगातार ये पत्रिकाएं जो विशेषांक निकालती है, इस एवज में ट्रू मीडिया को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है, सम्मिलित किया गया है और सम्मानित किया गया है। ये जो आप सम्मान देख रहे हैं ये बहुत ही कम सम्मान है, ये एक मात्र एक कहें कि 5% आपको नमूना है, बाकी सब घर में लगे हुए क्या बात है, सजे हुए हैं, क्या ये बात सब चलता है। और आप बताएं अपने बारे में कुछ बताएं, आप मुझसे ही पूछे जा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बहुत सारी बातें जानना चाह रहा था, बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में और मैं रोज सोचता था कि आज जाऊं और जा करके भाई साहब से पूछूं। आप बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। अरे और आप स्वयं कविता ना लिख करके कविता लिखने वालों के लिए जो आपने मंच एक बना दिया है वो एक अपने आप में एक धरोहर के रूप में बहुत लंबे समय तक, अनंत काल तक जाना जाएगा। बहुत अच्छा है। जी शुक्रिया, तो शुक्रिया। ये कुछ सवाल हैं जी, तो आइए हम थोड़ा घूमते फिरते बात करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बाहर चलते हैं। जी सौम्य साहब, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोशिश करूंगा और आप मेरे साथ, और कोशिश करूंगा कि जो मैं कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। तो दोस्तों, मैं जो भी कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्या बात है, जी क्या बात है। तो दोस्तों, कुछ सवाल थे, तो कुछ हल्के फुल्के सवाल हैं, कुछ गंभीर सवाल हैं। तो हम फिलहाल हल्की फुल्की बातों से, मजाक की बातों से भी बीच बीच में ऐसी बात भी करेंगे, गंभीरता की ओर भी बढ़ेंगे बाद में जी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम लोग जब देखते हैं तो हमें दिखता है एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले 15-20 सालों से एक पत्रिका के क्रम को लगातार चलाया हुआ है जी। जो अभी आपने बताया कि सिल्वर बैज आपको, सिल्वर बटन आपको मिला है यूट्यूब का। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा काम आप करते हैं, वेबसाइट पे बहुत सारा काम करते हैं। तो हमारी नज़रों में एक ओम प्रकाश प्रजापति जो एक संपादक हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं और बहुत अच्छे हृदय के स्वामी हैं, पर आप जब स्वयं अपनी नज़र से देखते हैं तो आपकी नज़रों में ओम प्रकाश प्रजापति कौन है, ये बताएं हमें। ये तो बड़ा ही आपने गंभीर प्रश्न मुझसे किया कि मैं अपने बारे में ही बताऊं, इसके अलावा मैं क्या हूं। जी नहीं, आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? सौम्य जी, अगर ये प्रश्न मुझे पहले मिला होता तो मैं शायद इस पे चिंतन करता और मैं इस पे बताता, लेकिन यकायक ये आपने प्रश्न किया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भीतर एक बच्चा है जी, और वो बच्चा कुछ सीखना चाहता है, वो बच्चा खेलना चाहता है, वो बच्चा मस्ती करना चाहता है। क्या बात है। और सिर्फ वो बच्चा ही बन के रहना चाहता है। तो ये तो एक सामाजिक दायरा है, सामाजिक काम है, घर की, परिवार की, सामाजिक साहित्य की, आप जैसे मित्रों की, भाइयों की, वो तो सामाजिक है, वो करने होते हैं। लेकिन मेरे भीतर एक बच्चा है, वो हमेशा खेलता रहता है, कुछ सीखने की लालसा रखता है, कुछ करने का जज्बा रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक बच्चा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो शौक है उसके अंतर्गत आप ये काम बहुत सारे करते हैं, आप पत्रिका चलाते हैं, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं जी। पर इसके अलावा और क्या क्या आपकी हॉबीज़ हैं, और क्या क्या ऐसी हॉबीज़ है जिनको करने में आपको मज़ा आता है, या वो बच्चा और क्या क्या करना चाहता है? ये जो अंदर ओम प्रकाश प्रजापति के भीतर एक बच्चा है, उस बच्चे के बारे में बताना चाहूँगा। उसकी हॉबीज ये है कि वो बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। अच्छा, क्या बात बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता है, बच्चों के साथ बॉलीवुड खेलना पसंद करता है, बच्चों को पढ़ाना पसंद करता है, बच्चों को पहेलियाँ सुनाना पसंद करता है जी। और सबसे बड़ा जो एक मुख्य कारण है कि वो बच्चा अपने आप से बहुत प्रेम करता है। क्या और अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए जी। सर्दी, गर्मी, बरसात हो, सुबह के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक एक पार्क में जाता है और योग करता है, लोगों को योग सिखाता है। क्या बात। ये भी इसके अलावा एक मुख्य काम है। बाकी सामाजिक काम तो मैं करता रहता हूँ। अपने स्थानीय क्षेत्र की RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ 15-20 साल से, वो मेरा चलता रहता है, वो सामाजिक दायरे में आता है। लेकिन जो विशेष बात है वो ये है कि मैं अपने आप से, अपने स्वयं से प्यार करता हूँ, अपनों से प्यार करता हूँ। क्या बात है जी। तो उस बच्चे का जीवन जीते हुए जी कहीं कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें आप हंस के लोटपोट हो गए हो, जो आप शेयर करना चाहे हो? कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी घटना कोई ऐसी घटी हो, कोई ऐसा वाकया बताएं। सौम्य जी क्या बताऊँ, आपने कैसा प्रश्न ले लिया। प्रश्न बड़ा ही रोचक है और बड़ा ही डिफ़िकल्ट भी है। अच्छा। लेकिन मैं इसको खुशी वाला शब्द को थोड़ा सा गंभीर रूप से मैं आपको बताऊंगा। अभी पिछले 6 महीने की बात है, 6 महीने पूर्व की बात है
कि जिस विद्यालय में मैंने शिक्षा ग्रहण की फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक जी, क्योंकि वो मेरे विद्यालय छोड़ने के बाद ही 12th का हुआ जी, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है कि ग्रेजुएशन अदर कॉलेज में की जाती है, यूनिवर्सिटी में की जाती है। तो 6 महीने पहले मुझे अचानक से फ़ोन आता है हिंदी अकादमी से, दिल्ली हिंदी अकादमी से, कि आपको फलाने स्कूल में जाना है और वहाँ की शिक्षिकाएं कविता पाठ करेंगी और उन कवित्रियों के कविता पाठ का निर्णायक बनना है। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको क्लियर करना है। मेरे साथ एक अधिकारी और होंगे जी। ठीक है जी। तो वो पल जब मुझे ये फ़ोन आया, उस फ़ोन से और उस विद्यालय तक निर्णायक बनने तक, निर्णय करने तक की जो स्थिति रही, वो मानिए कि मेरे लिए बड़ी ही अद्भुत, बड़ी चिंतनीय, बड़ी, मतलब मैं हंसना भी चाहूँ तो हंस नहीं पा रहा था और गंभीर भी होना चाहूँ तो गंभीर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो विषय ये था कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था, जिस विद्यालय से मैंने शिक्षा सीखी, जिस विद्यालय से संस्कार सीखे, जिस विद्यालय में ज़्यादातर उस विद्यालय से बच्चे डरते हैं जहाँ से शिक्षा करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस विद्यालय में मैं उन शिक्षकों के सामने, वो शिक्षक तो बदल चुके थे जिनमें जब मैंने शिक्षा ली थी, लेकिन शिक्षक होते हैं। और मुझे मंच पर बिठाया गया और वो निर्णय लेना बड़ा कठिन था, बड़ा डिफ़िकल्ट था। वो निर्णय मेरे लिए, वो पल मेरे लिए, वो स्थिति मेरे लिए बड़ी ही सुकूनदायक थी, बड़ी चिंतनीय थी, और आप समझ सकते हैं कि कैसी रही होगी जी। और आप कविता प्रतियोगिता में निर्णय लेते हैं, आप निर्णायक की भूमिका में होते हैं, आप बहुत सारी काव्य गोष्ठी में एक अच्छी भूमिका में होते हैं, और उस गोष्ठी का एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो आपके ऊपर, आपके कंधों पे होता है जी। और इसके अलावा कवियों के लिए मंच प्रदान करने के लिए बहुत सारे काम आपने किए हैं, लेकिन आपके मन के अंदर जो बच्चा है जी, उसने भी थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया है। तो आपके अंदर जो कवि मन है जी, या फिर जो कवि आपके अंदर छुपा है जी, उस कवि को हम मंच पे कब तक देख पाएंगे ये बताइए। सौम्य साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं साहित्य प्रेमी हूँ, साहित्य सेवक हूँ। मैं साहित्य सेवा करना चाहता हूँ और साहित्यकारों को प्रमोट करना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन का निर्णय लिया है, क्योंकि सभी अगर साहित्यकार बनेंगे, सभी कवि बनेंगे, तो उनकी सेवा कौन करेगा। मुझे लगता है कि उनमें से एक अनोखा व्यक्ति मैं ही हूँ, जो मैं कवियों की सेवा में रहता हूँ। जिस प्रांगण में आज आपने औचक निरीक्षण किया है या औचक साक्षात्कार किया है आपने, उसमें मैं उन साहित्यकारों को उनके काव्य पाठ कराते हैं, यहाँ पर उनके जो मुशायरे कराते हैं, सम्मान समारोह कराते हैं, पुस्तक लोकार्पण कराते हैं, सिर्फ उनको और उन्हें आगे प्रमोट करने के लिए। रही बार आपने ये कहा कि कवि मन की बात यह है कि अभी हाल ही में पिछले 2-3 दिन पहले ही मैंने एक गज़ल लिखने का प्रयास किया, और उसे मैंने परसों सोशल मीडिया पर डाला। तो उसमें करीब 250-300 कमेंट्स आए लोगों के, अपनी उनकी प्रतिक्रिया आई। तो उन्होंने कहा कि है आपके भीतर कोई और वो बहुत कुछ लिख सकता है। लेकिन मैं अपना ज़्यादातर समय, ये तो एक मन में था, एक शौक़ कहिए या मन कहिए या माँ सरस्वती का वरदान था कि वो लिख गया जी, या लिखवाया गया जी, और वो चला। तो वो मैंने मन में आया कि ज़्यादातर जो गज़लें होती हैं, मैं ज़्यादातर जो साक्षात्कार करता हूँ तो उसमें मेरे प्रश्न भी रहते हैं कि जो गज़लकार होते हैं, वो गज़लें जब बनाते हैं कि जब उनकी प्रेमिका से या किसी प्रेम से उनको धोखा मिल जाता है या चीटिंग होती है, तब उनके अंदर से फूट कर प्रेम के प्रति, माशूका के प्रति गज़लें उतरती हैं। वो दरअसल किसी ने कहा है ना कि आप जिससे इश्क करते हैं जी, अगर उससे आपकी शादी हो जाए जी, तो जिंदगी अच्छी हो जाती है, वाह, और ना हो तो शायरी अच्छी हो जाती है। वही उसी निर्णय को लेके तो मैंने उसको बदलने के लिए मैंने प्रकृति के ऊपर, मैंने वनस्पति के ऊपर, मैंने पेड़ों के ऊपर उस गज़ल को लिखा। और गज़ल क्या कुछ लिखा गया, ये तो आप जैसे भाइयों ने बताया कि ये गज़ल है जी, तो वो प्रयास है। देखिए, चलिए, तो आज हमें पता चला कि ओम प्रकाश प्रजापति जी के अंदर एक गज़लकार भी है और एक नया आयाम भी जुड़ गया है आपसे, ये भी और एक बहुत अच्छी बात है जी जी जी। और इतने गंभीर काम आप करते हैं, एक बहुत बड़ी पत्रिका के संपादक आप हैं, और इतना सारा काम आप साहित्य के प्रति करते रहते हैं। उसके बावजूद मैं आपको जब भी देखता हूँ आप बिल्कुल फ्रेश नज़र आते हैं, जिंदा दिल नज़र आते हैं, बहुत तरोताज़ा नज़र आते हैं जी। और वो एक थकान किसे कहते हैं वो आपके चेहरे पे दिखती ही नहीं है जी। तो आपकी जिंदा दिली का राज क्या है? मेन तो मैं यही जानने आया था।
देखिए, मैं व्यस्त रहता हूँ। मेरा दिनचर्या सुबह शुरू होता है, मैं 5 और 5:30 के बीच में बिस्तर छोड़ देता हूँ और शाम को 9:30 और 10 तक, आजकल पहले तो लेट तक सोता था, लेकिन 9:30 और 10 तक मैं बिस्तर पकड़ लेता हूँ। वो जो सुबह 5:30 से रात के 10 बजे का जो कार्यक्रम, ये क्रिया है, वो मेरी इतनी बिजी, इतनी व्यस्त रहती है कि मेरी आगामी 3-4 महीने तक की डेटें एकदम से फिक्स हैं। दिसंबर तक के लिए मेरी डेटें सुनिश्चित हो चुकी हैं। मेरा कब सुबह होती है, कब मेरा शाम होता है, कब मेरी रात होती है, कब दिवाली आती है, कब होली आती है। मेरे लिए आज दिवाली है, इसलिए दिवाली है कि आप आए हैं। क्या बात। मैं इसी तरह से इन पलों को उत्सव के रूप में मनाता हूँ। जब मैं इन्हें मनाता हूँ उत्सव के रूप में, तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और ये सब होता रहता है, मुझे खुद नहीं पता कैसे होता है, ये ऊपर वाला करता है या आप लोगों के आशीर्वाद से होता है। अब हम थोड़ा सा 1-2 गंभीर प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहला कदम बढ़ाना होता है। जी। और जापानी में कहावत भी है कि मीलों लंबे सफ़र की शुरुआत पहले कदम से होती है। बिल्कुल। तो आपने जब पहला कदम बढ़ाया, पहली बार एक पत्रिका के बारे में सोचा या विचार किया, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सौम्य जी, बहुत पुरानी बात है ये, करीब 13-14 साल पुरानी बात है। तब मैं पत्रकार रहा करता था जी। कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पत्रकार रहा हूँ जी। और कुछ पत्रिकाओं में भी मैं सह संपादक रहा हूँ। तो उस दौरान क्या होता था कि मैं समसामयिक विषयों पर लिखता था, समस्याओं के ऊपर लिखता था, तो वो खबरें न्यूज़पेपर में और पत्रिकाओं में लग नहीं पाती थी। अच्छा। या ये कहें कि वो डेस्क एडिटर उसको लगाते नहीं थे जी। इसलिए नहीं लगाते थे कि वो विवादित होती थी, या किसी मारकाट की होती थी, या शराब के ठेकों की होती थी, या नशे के ऊपर ये खबरें होती थी। तो वो स्थानीय जो लेखक या संपादक होते थे, वो डरते थे कि अगर हमने ये खबर लगा दी तो कहीं उनके साथ कुछ हादसा ना हो जाए। जी। तो वो जब वो खबरें नहीं लगाते थे, तो उस समय ये जिज्ञासा बनी कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा पत्र या पत्रिका बनाएं, ताकि हम अपने मन के भाव और समसामयिक विषयों को उसमें प्रकाशित कर सकें, ताकि वो गलत हमारे युवाओं को उसका अपना प्लेटफॉर्म हो और गलत उसका हमारे युवा गलत दिशा में ना जाए। उसी दौरान में ये ट्रू मीडिया पत्रिका का जो है मन में विचार आया। कौन से वर्ष में शुरू की थी आप? ये हमने सन 2011 नवंबर से स्टार्ट किया था हमने। रजिस्ट्रेशन इसका 10 नवंबर 2011 का है। उसी दौरान में हमने पत्रिका निकाली और फिर हम उसी पुराने ढर्रे पर जिससे हम जुड़े हुए थे वही प्रकाशित करने लगे। लेकिन हमें लगा कि हमें कुछ अलग होना चाहिए, हमें कुछ अलग करना चाहिए। अलग से मतलब है कि सभी ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ मकान बनाया जा रहा है, वहाँ नाली साफ़ नहीं हो रही है, वहाँ पार्कें साफ़ नहीं हो रही हैं, कुछ अलग से होना चाहिए। तब अचानक ये दिमाग में ख्याल आया कि हम साहित्य के क्षेत्र में क्यों नहीं काम करते जी। हमने साहित्यिक क्षेत्र के ऊपर और मैं मुड़ा, तो मुझे साहित्य की गतिविधियों से बिल्कुल जीरो से मैं उससे वाकिफ़ नहीं था। उसी दौरान हमने ये देखा कि जब ट्रू मीडिया ने साहित्यिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो आपको मैं इस बात दावे से कह सकता हूँ कि जब से ट्रू मीडिया ने साहित्य को अपना प्रमोट करना शुरू किया है, साहित्यकारों को प्रमोट करना शुरू किया है, तब से जो राष्ट्रीय पेपर साहित्यकारों को और साहित्य को बिल्कुल भी समय नहीं दिया करते थे, तब से वो साहित्यकारों को वो न्यूज़पेपर जो राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं वो भी स्थान देने लगे। पहले वो हफ्ते में एक पेज, हफ्ते में चौथा हिस्सा पेज का देते थे, अब वो पूरा पेज देने लगे हैं। बहुत बढ़िया। साक्षात्कार करने लगे, पुस्तकों की समीक्षा करने लगे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अगर मैंने साहित्य के क्षेत्र में कोई कदम उठाया, कुछ नई पहल की, तो वो साहित्य जगत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए, हमारे संस्कारों के लिए कुछ विशेष काम हुआ है। बहुत बढ़िया। और आपने बताया कि लगभग 12 वर्षों से जी आप लगातार पत्रिका को चला रहे हैं। हम 13वें वर्ष में प्रवेश कर चुके 13वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और आज के समय में देश में एक तरह से प्रिंट मीडिया से जुड़ करके, मतलब एक छपाई करके पत्रिका को चलाना, तो डिजिटल तो फिर भी आसान होता है, पर उसको प्रिंट करके चलाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज भी आप इसको निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं, तो आज की डेट में क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? सौम्य साहब, ये तो मतलब ये दिल को छूने वाली, दिल को चुभने वाली बात आपने कही है, क्योंकि इसको मैं ही या मेरे जैसे संपादक हैं साहित्यिक क्षेत्र के, आप भी संपादक हैं। और इस दौरान सर बहुत सारे अखबार बंद हो चुके हैं जी, तब पत्रिकाएं बंद हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। वहाँ पर नियमित रूप से ट्रू मीडिया प्रकाशित हो रहा है। इनका श्रेय मैं अपने जितने भी हमारे सदस्य हैं, सब्सक्राइबर हैं, साहित्यकार हैं, शुभचिंतक हैं, आप हैं, हम हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन मामले में सबसे ज़्यादा आर्थिक
सहयोग की कमी की वजह से पत्र पत्रिकाएं बंद हो जाती हैं। तो मैं खुद भी इसमें जो ट्रू मीडिया पत्रिका है उसको सभी साथियों का, जो हमारे क्या नाम है सहयोगी हैं, लेखक हैं, पाठक हैं, विज्ञापन दाता हैं, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से चल पा रहा है। और इसे हम अपनी तरफ से भी इसमें अपने फंड का भी सहयोग करते हैं ताकि ये निरंतर चलती रहे। एक जो प्लेटफॉर्म बना है साहित्यकारों के लिए, आप ये कह सकते हैं कि ट्रू मीडिया देश ही नहीं विदेशों के साहित्यकारों पर भी विशेषांक प्रकाशित कर चुकी है और कई साहित्यकारों पर तो PhD हो रही है ट्रू मीडिया के माध्यम से। ट्रू मीडिया एक शोध ग्रंथ के रूप में उनके लिए काम आ रही है। क्या बात, क्या बात। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक महान कार्य कर रहे हैं जी, और जब हम एक महान काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो लोग बहुत तारीफ भी करते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जी। लेकिन तारीफ करने वालों के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे हेट करते हैं जी, आपके काम को पसंद नहीं करते, आप कितना भी अच्छा काम कर लें जी। तो कहने का मतलब ये है कि तालियां भी देते हैं पर कुछ लोग गालियां भी देते हैं जी। अब वो क्यों देते हैं हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे लोग जो हेटर्स हैं उनसे निपटने के लिए आप क्या करते हैं? सौम्य साहब, ये तो ऐसा तो अक्सर होता है मेरे साथ, लेकिन मैं उस विषय पर ध्यान नहीं देता। मैं जिस तरह से हमारे अर्जुन जी ने अपने लक्ष्य को साधा था, एक मछली के आँख पर अपने तीर को साधा था, मेरा उद्देश्य सिर्फ साहित्य सेवा करना है। मेरे लिए बहुत सारे कुछ मेरे आलोचकों ने सोशल मीडिया पर भी डाला कि ये प्रजापति ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी एक पुरानी कहावत है कि अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो चींटे आपके ऊपर आएंगे। बिल्कुल सही बात। तो मैं जो कह रहा है, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति भी मेरी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी कर रहा है, क्योंकि मेरे शुभचिंतक हैं, वो जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरा काम कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है। सब जानते हैं कि मेरे भीतर भी एक बच्चा है। क्या बात है, क्या बात है। और अब एक आखिरी सवाल ये है कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं, अब और क्या करना चाहते हैं? मैं सौम्य साहब इस बारे में, मैं लेखक नहीं हूँ, मैं साहित्यकार नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। औचक निरीक्षण किया आपने, पहले प्री प्लान से आते तो मैं भी कुछ तैयारी कर रखता, कुछ और दूसरी ड्रेस में होता या मेकअप करके रखता। अभी जो सहज जवाब मिले हैं ना कि अगर बता के आते तो ये बातों में ये सहजता नहीं हो पाती, फिर आप तैयारी करते हैं। अभी सहजता के साथ आपने जवाब तो सौम्य साहब, आपने ये कहा है कि मेरे भविष्य की या ट्रू मीडिया के भविष्य की योजना क्या है, उसमें यही योजना है मेरी कि जो मेरे भीतर एक बच्चा है, वो बच्चा हमेशा बच्चा बना रहे, उसमें सीखने की लालसा बनी रहे, उसके अंदर धैर्य रखने की लालसा बनी रहे, वो सबको सुने और सबके लिए काम करे। ये जो आजकल चल रहा है यही चलता रहे, और जो आजकल चल रहा है यही निरंतर चलता रहे। यही मेरी भविष्य की योजना है, सिर्फ साहित्य सेवा, साहित्य सेवा और साहित्य सेवा। क्या बात है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी से, और बहुत सारे सवाल मैंने इनसे पूछे हैं। अगर कोई सवाल मुझसे रह गया है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछिएगा। और ये बातचीत कैसी लगी है, या आपके कुछ विचार हैं, या आप कुछ सलाह देना चाहते हैं, ताली देना चाहते हैं या गाली देना चाहते हैं, जो भी है कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद।